ओम। मैंने महाभारत के विषय में आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये योग विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आप लोग भी, जो व्यक्ति योग के अंदर रुचि रखता है वही महाभारत को समझ सकता है, अन्यथा सभी के लिए एक पुस्तक मात्र है और किसी किसी के तो लिए ये असंभव सी नजर आएगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन योग में जो थोड़ी सी रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए लगेगा कि ऐसा हो सकता है। आदरणीय मित्रों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो विषय है सर्पों के जन्म के विषय में। जैसे कि इसमें तक्षक आदि का नाम आया है। मित्रों, सर्प तो इस कथा के पूर्व में भी थे, अगर हम सर्पों की बातचीत करते हैं तो। और सर्प जाति की जैसे बातचीत करेंगे तो यहां से उत्पत्ति नजर आती है। जिस तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में विष कन्याएं तैयार की जाती थी, उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा जहर दिया जाता था और वो जब नवयुवती बनती थी तो वहां तक वो इतनी जहरीली हो जाती थी कि अगर वो किसी के चुम्मा भी ले ले तो वो व्यक्ति मर जाता था। ये चाणक्य चंद्रगुप्त के समय इतिहास में दर्ज है। उनसे उस समय में गुप्तचर का काम लिया जाता था। अब मित्रों, यहां पर कद्रू और विनीता का आता है कि कद्रू और विनीता से खुश होके जो उनके कश्यप ऋषि, जो उनके पति थे, उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि भाई आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने एक ने कहा कि मुझे 1000 जहरीले पुत्रों की प्राप्ति हो। और विनीता ने कहा कि मुझे तेजस्वी बलवान 2 पुत्रों की प्राप्ति हो, जो वायुमंडल में भी उड़ने की क्षमता रखते हो। इस तरह के तेजस्वी पुत्र मेरे को प्राप्त हो। मित्रों, मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां अंडे शब्द का उपयोग हुआ है कि भाई 1000 अंडे, 2 अंडे, तो हमेशा स्त्री के अंडाणु होते हैं और पुरुष के शुक्राणु। दोनों के मिलने पर जीव की उत्पत्ति होती है। जितने अंडाणु लिए जाते हैं उतने ही जीव की उत्पत्ति, एक से एक जीव की उत्पत्ति होती है। इस तरह से उसमें आज जो परखनली का जो हमारे सामने विज्ञान आया है, इससे ये लगता है कि ये और भी उन्नत किस्म के उस समय में भी कुछ व्यक्ति इस विद्या के ज्ञाता थे। समय आने पर कद्रू ने 1000 जहरीले पुत्रों को जन्म दिया। मित्रों, आप परखनली में उत्पन्न करने के बाद में उसको वापस मां के गर्भ में रखा जाता, ऐसा है। अब मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा कि कद्रू के तो 1000
जहरीले बच्चे पैदा हो गए। अब उसमें समय लगने लगा जब विनीता के अंडों में, तो उसने अंडे को वक्त के पहले फोड़ करके देख लिया। मैं यहां पर नीति से संबंधित एक बातचीत कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति समय के पूर्व और जो उसने अपनी मंजिल को तय किया उसके पहले परिणाम अगर देखना चाहता है तो वो व्यक्ति सफल नहीं रहेगा। समय आने पर विनीता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब मित्रों, यहां आप लोग जो हम कहते हैं कि वो विनीता के जो बच्चे था वो उड़ने में तेज था, ये भी एक विद्या है मित्रों। जैसा मुझे मालूम है, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी स्वामी रामदास समर्थ इस विद्या को जानते थे। अभी भी आजकल भी हमें खोजने पर ऐसे व्यक्ति मिलेंगे हिमालय पर्वत पर, बाकी ये विद्या तो है। और वो उस विद्या को मैं, जो विनीता के वो पुत्र थे वो पारंगत थे। अब मित्रों, मैं आगे अपनी इस कहानी को आप लोग अपने, या इतिहास की इस बात को आप अपने मस्तिष्क से भी सोच समझ सकते हैं। मैंने इससे पूर्व जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने गोबर और गोमूत्र का जिक्र किया था आपसे, तो कुछ मुस्लिम बंधुओं ने उस पर गोबर खाना और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है। मुझे ज्यादा आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु मैं एक बात जानता हूं कि एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्हें मुझे बताया कि उनकी डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया था और उन्होंने गोमूत्र का सेवन करके बाईपास सर्जरी से अपने आप को बचाया और अपने आप को फिट किया है। गोमूत्र को लेना और गोमूत्र को खाना दोनों में अंतर होता है। शब्दों का उपयोग में हमेशा ध्यान रखें। आज इतना ही। नमस्कार।